नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और सबसे पहले बात बिहार की करेंगे। यहां पर रेलवे भर्ती बोर्ड में एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के नतीजों में अनियमितता को लेकर छात्रों ने बिहार बंद का आज आह्वान किया है और लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा के बंद के आह्वान को बिहार की विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला है। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी छात्रों के समर्थन में ट्वीट किया है। बंद को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है और बिहार और रेलवे पुलिस ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इस बीच पटना के मशहूर टीचर खान सर ने एक वीडियो जारी कर छात्रों से किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है। छात्रों के प्रदर्शन और हंगामे के बाद खान सर सहित कई कोचिंग संचालकों पर भी एफआईआर की गई थी। देखिए, सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी रेलवे के स्टूडेंट है, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। आपकी सारी मांगों को रखा गया है। हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए, 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। और 20 बार कहते हैं 28 जनवरी कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रोटेस्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है आपके। 28 जनवरी का प्रोटेस्ट किसी भी स्टूडेंट या टीचर का नहीं है। बस हम बता दिए आपको, पढ़ाई कीजिए और आपका जो रेलवे बोर्ड बैठी है वो डिसीजन लेगी, क्योंकि इसमें पीएमओ, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है। जो गलतियां हुई थी आरआरबी से हुई थी, आरआरबी को इसमें साइड कर दिया गया। 28 तारीख को शांति बनाए रखिए। हाथ जोड़ रहे हैं आप सभी लोग से। और अब बात चुनाव की करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को पंजाब में वर्चुअल रैली की। हालांकि इस रैली में भी सिद्धू और चन्नी की खींचतान को साफ तौर पर देखा गया। राहुल गांधी के सामने नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारों में सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की, तो सिद्धू ने यह भी कहा कि मुझे निर्णय लेने की ताकत देना, चाहे कोई भी फैसला हो, पर मुझे देखने वाला घोड़ा मत बना देना। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि सीएम उम्मीदवार पर कार्यकर्ताओं से पूछकर फैसला किया जाएगा। दूसरिया पार्टियां वाले तंज कसदे कि इन्हां दी बरात दा लाड़ा कोई नहीं, ना आपसी लड़ाई है। सिद्धू साहब उरे आके खड़ो जरा, आओ सारे जने, आओ आशो जी तुसी भाजपा यार। एवं कोई कहे कि कोई लड़ाई है, कुर्बानी देवांगा हर हाल दे विच पंजाब दे लोकां दे बेहतरी वास्ते, एक अच्छी सरकार देने वास्ते मूरे खड़ांगा, कांग्रेस पार्टी दे नाल चलांगा। कुछ इस तरह पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने ये दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस में गुटबाजी या लड़ाई नहीं है। साथ में ये भी कहा कि राहुल गांधी जिसे भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएंगे सब उसका साथ देंगे। मैनू किसी ओहदे दी लोड़ नहीं, किसी नू मुख्यमंत्री बनाओ, एक जाने नू चुन दो। चरणजीत चन्नी सब तो पहला मूरे होके कन्वेंसिंग करेगा, जिहदा भी तुसी नाम रखोगे। लेकिन इसी मंच पर नवजोत सिंह सिद्धू की भाषा कुछ बदली हुई थी। वो भी यही कहते दिखे कि किसी को चेहरा बनाया जाना चाहिए, लेकिन जोड़ दिया कि उन्हें बस देखने वाले घोड़े की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। आज पंजाब के लोग पूछते हैं कि भाई इस एजेंडे नू लागू कौन करू, बंदा केड़ा देओगे, चेहरा केड़ा देओगे, बोलो सही है कि नहीं है कि नहीं। मैं कहना तुसी किसे नू बनाओ सर, लेकिन इस दुचित्ती चो पंजाब नू कढो। इस दुचित्ती चो हफ्ता लाओ, 10 दिन लाओ, ते उस तों बाद जितने इस दुचित्ती चो कढिया ना कि इनू लागू करने वाला कौन होऊ, ते मैं तुहानू अज गारंटी दिना कि पंजाब दे विच 70 सीटां दे नाल कांग्रेस की सरकार बनेगी साहब। राहुल गांधी ने भी कह दिया कि जल्द ही कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करेगी। मगर अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और पंजाब चाहता है, तो फिर हम चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे। कैसे लेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, और जो सही व्यक्ति होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा, और दूसरा व्यक्ति और दूसरे सब लोग मिलकर एक टीम जैसे
लड़ाई लड़ेंगे। गुरुवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर थे। अमृतसर में हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने के बाद उन्होंने दुर्गाना मंदिर और वाल्मीकि तीर्थ स्थल में दर्शन किए और शाम को जालंधर में वर्चुअल रैली की, जिसके दौरान ये मांग और घोषणा हुई। पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा? चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिद्धू या फिर कोई और? ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा ये कार्यकर्ता से पूछकर तय करेंगे, ये कुछ अरविंद केजरीवाल जैसा लग रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा ये जनता से पूछकर तय करेंगे। जालंधर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना से लंबी लड़ाई के लिए सरकार ने अब निजी अस्पतालों और क्लिनिक को कुछ और छूट दी है। अब निजी अस्पतालों और क्लिनिक को कोविशील्ड और कोवैक्सीन खरीदने के लिए सरकार का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधे कंपनियों से टीका खरीद सकेंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को शर्तों के साथ इसकी इजाजत दे दी है। कोविड से लंबी लड़ाई के लिए सरकार ने अब निजी अस्पतालों और क्लिनिकों को कुछ और छूट दी है। वे सीधे कंपनियों से कोविशील्ड और कोवैक्सीन खरीद सकेंगे। हालांकि मेडिकल स्टोर्स पर ये टीके नहीं मिलेंगे जैसा पहले कहा जा रहा था। दोनों वैक्सीन को एडल्ट पॉपुलेशन के लिए अप्रूव किया गया है। दूसरी जो मुख्य विषय यह है कि दोनों वैक्सीन कंपनीज अब तक हर 15 दिन बाद क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित और एडवर्स इवेंट से रिलेटेड डेटा सबमिट किया करते थे। अब उनसे कहा गया है कि आप हर 6 महीने बाद उसको ड्रग कंट्रोलर के सामने सबमिट किया जाए। और उसके साथ ही इन दोनों वैक्सीन का प्रयोग, क्योंकि मॉनिटरिंग की एक बहुत आवश्यकता है, तो उसके तहत इनको कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर ही पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाए। कोविड की मौजूदा लहर के लिए भले ओमिक्रॉन को जिम्मेदार माना जा रहा हो, मगर डेल्टा भी बचा हुआ है। हम जितने सीक्वेंस करते हैं उनमें जितने प्रतिशत ओमिक्रॉन हमें मिलता है उसमें दिसंबर और जनवरी के माह में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। दिसंबर के माह में अगर हम देखें तो सिर्फ हमें 1292 ओमिक्रॉन मिले थे और 17,000 से ऊपर हमारे डेल्टा वेरिएंट के या डेल्टा की सब लीनिएज वेरिएंट मिले थे। उसी को हम अगर जनवरी के माह में देखेंगे तो 9,672 हमें ओमिक्रॉन मिले हैं, और जो कि करीब 75% तक होता है। और इसी के साथ में अगर हम डेल्टा और AY सीरीज को देखेंगे तो 3201 और 1578 डेल्टा वेरिएंट मिले हैं। जबकि दिल्ली में कोविड से जो मौतें हुई उनमें 64% उन लोगों की है जिन्होंने या तो टीका नहीं लिया या फिर उनको दूसरी कोई बीमारी थी। लेकिन अस्पतालों, क्लिनिकों को दी गई छूट का अपना मतलब है। जानकार बताते हैं कि आने वाले वक्त में कोरोना फ्लू में तब्दील हो जाए या फिर बूस्टर देने की बारी आए तो ऐसी तैयारी जरूरी है। यानी आज का ये फैसला कल की तैयारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। कोरोना वायरस के चलते बजट पेश करने के तरीकों में कई बदलाव इस बार किए गए हैं। इस बार भी बजट पेपरलेस होगा। बजट डॉक्यूमेंट एक मोबाइल एप्लीकेशन पर जारी किया जाएगा। यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर जो बजट डॉक्यूमेंट है उसको जारी किया जाएगा। यह एप्लीकेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। इसे एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया जा सकता है। खाद्य बिजली महंगा होने से किसानों का संकट बढ़ गया है। खाने पीने की चीजों में महंगाई ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। अब किसान बजट 2022 में वित्त मंत्री से एक राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। मोदीनगर से हिमांशु शेखर की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मोदीनगर के मानकी गांव में गन्ने की कटाई चल रही है। इस इलाके के किसान परेशान हैं। फसल की उपज पर खर्च बढ़ता जा रहा है जबकि कमाई नहीं बढ़ रही है। किसान कहते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करना चाहिए। यहाँ बिजली बहुत महंगी है और DAP खाद है वो भी जो है 1200-1400 रुपए कट्टा तो वैसे ही मिल रहा और 5 किलो वैसे मिल रहा कम उसमें यूरिया का। तो किसानों को समस्या तो है ही है। तो आपको लगता है कि वित्त मंत्री को खाद सब्सिडी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? हाँ, सब्सिडी बढ़ानी चाहिए।
किसानों के लिए सबसे बड़ी मांग यही है, किसानों को मतलब सब्सिडी मिलनी चाहिए, खाद समय पे मिलना चाहिए। खाद नहीं मिल पाता, कई महीने हो जाए खाद को मिले, मतलब जो ढूंढते रहे खाद कब मिलेगा, कब गिरेगा। हमारे फसल जो है काफी बिना खाद के जुई पड़ी है ऐसी। क्या खेती करना भी महंगा हुआ है? खेती का भी है, कुछ खाद नहीं मिलता, कहीं डाई नहीं मिलती, कहीं कुछ नहीं मिलता। डीजल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। बताओ क्या 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 आदमी क्या खा ले, क्या कर ले? बताओ, सबसे बड़ी परेशानी है कि मजदूरी नहीं मिलती। किसान कहते हैं खेती करना मुश्किल हो रहा है, खाने पीने की चीजों के महंगा होने से परेशानी और बढ़ गई है। और मैं ये मैसेज दे रहा हूँ वित्त मंत्री जी को कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी कि ये बजट में कम से कम ये तेल सस्ता होना चाहिए, किसानों को फायदा होना चाहिए। नहीं, खाद और बिजली वगैरह कम होनी चाहिए। किसान खुश तो मजदूर भी खुश। किचन खर्चा बहुत बढ़ गया, रोज घर में भी झगड़ा होता घर वाली से, क्यों बजट उससे भी नहीं संभल पा रहा किचन का, और कमाई हो नहीं रही। 200-300 रुपए हम कमा के लाते, उसमें गुजर बसर नहीं, घर घर में झगड़ा है। बिजली का बिल भी कम होना चाहिए, खाद भी टाइम पे मिलना चाहिए, मंदा होना चाहिए। और ये रसोई का जो सामान है वो भी मंदा होना चाहिए। तेल 200 रुपए किलो है जी, कहाँ से करें हम लोग? किसान संकट झेल रहे हैं, इससे उनके खेतों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी घटती जा रही है। वो चाहते हैं वित्त मंत्री रोजगार के अवसर बढ़ाएं। हमें जी ये चाहिए कि नौकरी कहीं मिल जाए, कंपनी में आओ, ड्यूटी कहीं होगी, हम लोग ड्यूटी करेंगे तब तो बाल बच्चा पढ़ पाएंगे जी, ऐसे क्या हम पढ़ पाएंगे कहीं? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मोदी नगर की सबसे बड़ी चीनी मिल है। यहाँ समय पर गन्ने के पैसे न मिलने की परेशानी है। मेरे साथ कुछ गन्ना किसान हैं जो इस चीनी मिल में अपनी फसल बेचने आए हैं। राजन त्यागी, आपका कितना बकाया है यहाँ पर? 1.5 महीने का बकाया रह चुका है अभी, बाकी पिछली साल का, बाकी सब होगा। अब का कुछ नहीं है। 1.5 महीने का बकाया है? 1.5 महीने का बकाया पिछली साल का। पिछले साल का बकाया जी, 2021 का? 2021 का। 2021 का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक? अभी 1.5 महीने का रह चुका है। पिछले सीजन का सभी किसानों का बकाया 1.5 महीने का, और ये तो पूरा सीजन का है ही नया। पिछले सीजन का 1.5 महीने का जो है फिर बकाया इस सीजन का फुल पड़ा है। जाहिर है किसानों का संकट बड़ा है और वो वित्त मंत्री से आने वाले बजट में राहत की मांग कर रहे हैं। मोदी नगर इलाके के किसानों का कहना है कि उनका खेती पर खर्च बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ की मंडियों में एमएसपी रेट के मुताबिक उन्हें उनकी फसल का सही कीमत नहीं मिल पा रहा। साथ ही खाद और बिजली भी काफी महंगे हो गए हैं। ऐसे में वित्त मंत्री को इस साल के बजट में किसानों के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए। मोदी नगर से मेरे कैमरा सहयोगी शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि यूपी विधानसभा चुनावों में विकास और बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं और जिन्ना 15 मार्च को चला जाएगा। उनसे बात की हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय ने। इस वक्त मैं स्वागत करना चाहता हूं किसान नेता राकेश टिकैत का, क्योंकि सारी जद्दोजहद जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को रिझाने पे चल रही है। टिकैत साहब, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि सपा और रालोद वो जाट और मुसलमान की जो एकता है, जो कि एक संदेश भी था आपकी महापंचायतों में, वो एकता का प्रतीक नहीं है। इस वजह से कल एक बड़ी तगड़ी मुहिम छिड़ी भाजपा द्वारा जाटों को रिझाने की। जाट के मन में क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मैं आपसे जानना चाहता हूं। भाई मैं तो अध्यक्ष हूं नहीं, जो कोई जातियों का अध्यक्ष होगा वो तो सवाल आप उससे करो, हम तो किसान की बात करते हैं। तो चलिए मैं किसानों से पूछता हूं। तो हम करते नहीं। जाट छोड़ देते हैं, मुसलमान छोड़ देते हैं, बताओ। मैं किसानों पर सवाल पूछता हूं क्योंकि आपकी महापंचायत में जाट किसान भी आए थे और मुसलमान किसान भी आए थे और एकता का नारा दिया था, आप ही ने दिया था। ऐसे में ये किसान जो वोट डालने जाएंगे, वहां तो सब लोग आए थे। 13 महीने का आंदोलन चला के दिल्ली में और सरकार 1 साल से नहीं मिली, तो जिसको वोट देनी होगी वो दे लेंगे। पर टिकैत जी, मुझे आपसे ये जानना है कि आपने देखा कि बहुत सारे किसानों के नाम पर ये जो राजनीति हो रही है कि किसानों के साथ बुरा हुआ, दुर्व्यवहार हुआ,
तो अब जब इतने सारे नेता वहां जमीन पर उतरे हुए हैं, कुछ मुजफ्फरनगर में हैं, कुछ और अलग अलग जगहों पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 3 कृषि कानून वापस हो जाने की वजह से थोड़ा सा हमदर्दी बीजेपी की तरफ हुई है किसानों की या नहीं? हम तो ये कह रहे हैं कि आंदोलन से सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे में किसान का नाम लग गई लेने, तो आंदोलन से ये फायदा तो हुआ कि सब पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेना शुरू करा है सबने। ये फायदा तो जरूर हुआ कि किसान का नाम लेना शुरू करा है। और आंदोलन देश में मजबूत चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी तो कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, अगर आंदोलन मजबूत होगा तो काम तो अपने करवा ही लेगा किसान उनसे। तो आंदोलन को मजबूत चाहिए रहना। बहुत सारे मुद्दे ये उठाए जा रहे हैं टिकैत साहब, जैसे कि अगर आप आरएलडी से बात करें या समाजवादी पार्टी से बात करें तो उनका ये कहना है कि बहुत सारे किसानों के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी सही संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मसलन लखीमपुर में जो गाड़ी चढ़ाई उसमें अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। आपको लगता है ये किसान जो कि वोट डालने जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसके दिमाग में ये, जहन में ये बात रहेगी? हाँ रहेगा। जो आधे रेट में अपनी फसल बेचेगा वो वोट दे लगा जहां देगा, हम क्या उसको कहने लगे कहां देनी। लखीमपुर खीरी की घटना, जो वादा करा था अभी पूरा नहीं हुआ। दिल्ली में भी जो वादे पूरे करे वो भी पूरा भी नहीं हुआ। उसमें 31 तारीख में किसान आंदोलन देश भर में फिर एक प्रदर्शन कर रहा है वादा खिलाफी का, तो भी कर रहा। और 8 वोट देनी होगी किसी को तो दे लगा। लखीमपुर खीरी की घटना हमेशा याद किसान के रहेगी। टिकैत साहब, मेरा हरियाणा सवाल... में 15 रुपये हार्स पावर है बिजली का रेट। बिजली का रेट 15 रुपये हार्स पावर है हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश में 175 है। 12 गुना महंगा है यहाँ पे। वोट दे लगा जहां पे देनी उसको। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी जितनी भी महापंचायत हुई थी, नरेश टिकैत साहब ने जो की, आपने जो की, उसमें मैं बार बार इस बात का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि 2013 में जो हुआ उसको भुला करके बहुत सारे खाप के जो नेता, चाहे वो जाट समुदाय के हों या मुसलमान समुदाय के हों, उन्होंने साथ में एक एकता का नारा दिया था। आपको लगता है कि वो एकता अभी भी बरकरार है? अब ये कहा कि वहां पे जो किसान हैं, गांव में रहते हैं, मजदूर हैं, वो किसी जातियों से नहीं है, वे हर जाति के हैं। और वो जो ट्राल इनका है वो ट्राल अब दोबारा नहीं चलेगा। जो स्टार्ट गाड़ी को पुराने मॉडल से ये सफर करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सफर, वो अब नहीं होगा। पुराना मॉडल हो गया, वो चलेगा नहीं अब। ये संदेश किसके लिए है टिकैत साहब? बीजेपी के लिए, कि जो उन्होंने जिस तरीके का ध्रुवीकरण किया भाई वो अब दोबारा नहीं होगा? मैं कहा कि जो भी पुराने मॉडल की गाड़ी लेकर उससे आना चाह रहे फिर मार्केट में, तो नहीं अब चलने की। अब तो नए नए मॉडल की गाड़ी आएगी, नए इशू आगे, विकास का इशू रहेगा, हॉस्पिटल का इशू रहेगा, बच्चों के खेल के मैदान का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा, ये इशू रहेंगे। अब तो पुराना मॉडल होगा, नहीं रहेगा। उस मॉडल को तो जनता जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना, वो नहीं रहेगा। आपका हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना, ये 2.5 महीने के पैरोल पे है, ये तो सब खत्म होगा। ये गाड़ी पुरानी होगी, ये चलने वाली अब नहीं है। टिकैत साहब, ये बड़ी आप रोचक बात बोल रहे हैं कि पुराना मॉडल जो है वो नहीं चलेगा। मैं आपसे एक सवाल ये दोबारा पूछना चाहता हूं कि पुराना मॉडल क्या है? ध्रुवीकरण का मॉडल है क्या? चलाना, अरे पुराना मॉडल ये ही तो है भाई, हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना, ये पुराना मॉडल है। ये अब चलेगा ही नहीं यहाँ पे। ये इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और गांव के लोग पानी लेकर बैठे, उस पर तुरंत पानी डालने का कोशिश करें, वह चली नहीं रही। हाँ, तुरंत धसा दे उसको, वहीं वहीं धसावे, जैसे ही वो स्टार्ट हो और चलेगी वो तुरंत वहीं धसा देते हैं गांव के लोग। ये किसान, वो चलेगा ही नहीं मॉडल। पर आप ये मानते हैं कि ये पुराना मॉडल चलाने का प्रयास हो रहा है और अब लोग इतने सक्षम हैं? हाँ, प्रयास हो रहा चलाने का, पर वो किसान प्रयास हो रहा चलाने का, चलने नहीं दे रहे, ना चलने नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से उल्लेख कर दें कि मुद्दे क्या हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में हमने देखा है कि तो जबरदस्त तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है। पूरे देश के मुद्दे तो एक ही है, विकास का मुद्दा रहेगा, हॉस्पिटल का मुद्दा रहेगा, स्कूल के मुद्दे रहेंगे,
सड़क के मुद्दे रहेंगे, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, बिजली के रहेंगे, ये मुद्दे रहेंगे। आधे रेट में किसान अपनी फसल बेच रहा है, वोट दे लगा उसको जहां देनी है। आप ये मानते हैं टिकैत साहब, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, आप ये मानते हैं कि शुरुआत में शायद उस मॉडल, पुराने मॉडल की सवारी कर ले गए थे लोग और इस वजह से उनको अब एहसास हो गया कि इस पुराने मॉडल में नहीं चलना? हाँ, ना चलना नहीं है, चल जाओ पुराना मॉडल, एक आध बार तो चल जा भाई, एंटीक पीस भी चल जा कभी कभी। लेकिन अब चल गया कि एंटीक पीस शीशे में दिखाने के लिए ठीक लगता है, पुराना मॉडल है, लेकिन वो दौड़ नहीं पाता। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, जिन्ना और गन्ना में से क्या किसान ने पूरी तरीके से गन्ना चुन लिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और क्या इसी आधार पर वोटिंग होगी? और क्या चुन रखा उसने? मैं कह रहा कि और क्या चुन रखा उसने? उसने गन्ना चुन रखा। चिन्ना तो यहाँ पे 15 मार्च को चला जाएगा यहाँ से। हाँ। वो तो 2.5 महीने का सरकारी मेहमान है। हाँ। वो सरकारी स्टेज पे स्पीच देगा। हमने कहा भाई इसकी स्पीच मत सुनना, क्योंकि वो स्पीच सरकारी होगी और वो चला जाएगा, फिर कहां ढूंढोगे उसको? 15 मार्च की डेट ही क्यों? नतीजा तो 10 मार्च को आ रहा है। वो 5-7 दिन तो फिर मेहमानगिरी लेगा, एक आध जगह अपने इंगे तिंगे घूमेगा, फिर उसको जाना होगा तो एक आध दिन तो भाई फिर दावत सावत खाओगा इंगे तिंगे, फिर जागा। 15 तारीख लगी जा, फिर एक आध दिन तो लगी जा मेहमानगिरी में। चलिए, बहुत बढ़िया। टिकैत साहब, जो खास मेहमान हो वो कई दिन बाद में जाता है। हाँ, टिकैत साहब बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एनडीटीवी से कहा है कि किसान आंदोलन का प्रभाव तो था, लेकिन कानून वापस लेने के बाद यह मुद्दा नहीं रहा। उनसे बात की हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला ने। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सर हमारे साथ में हैं। पिछले 2-2.5 महीने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों से मिल रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में हवा बना रहे हैं। लोग कहते हैं कि केवल संजीव बालियान ही जाट गांवों में घुस सकते हैं, बाकी कोई बीजेपी का नेता नहीं घुसता। नहीं, ऐसा ना हो यार। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल गलत है। सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं, सभी उम्मीदवार जा रहे हैं, कहीं कोई बात नहीं है। और मैं तो बाद में आया, मेरे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गौरव, ये पहले ही यहाँ खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं दोस्त। देखिए क्या है कि कुछ गांव में, कुछ जगह पे, हर गांव में कुछ लोकदल के समर्थक, कुछ समाजवादी पार्टी के, कुछ भाजपा के, वो हर गांव में। कई बार 5 कोई हमारा उम्मीदवार कहीं जा रहा है और 5 लोग खड़े होकर नारे लगा दो, वो तो पहले ही समाजवादी पार्टी के या किसी दूसरी पार्टी के थे। अच्छा सर, आप लोगों ने कल बैठक की जाट नेताओं के साथ में, 30-32 लोग शायद रहे हैं, तो उस बैठक करने की क्या जरूरत पड़ी? और उसमें एक बयान आया कि जैन चौधरी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वो गलत घर में चले गए हैं। ये अब क्यों आपको याद आया कि जैन चौधरी गलत घर में चले गए, जबकि पहले से ही? पहली बात तो बैठक हमारी हमेशा होती आई। 2017 में भी याद करो आप, 2017 के चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पर भी बैठक हुई थी। कुछ आपस की बात होती है, बैठक में आपस में बातचीत होती है। दूसरी बात, वो बयान इस तरह से था कि भाई वो गलत घर में चले गए। चूंकि अगर हाल तो ऐसा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे किसकी चलेगी? पहले कौन मुख्यमंत्री? पहले अखिलेश यादव यहाँ मुख्यमंत्री नहीं थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आजम खान ही मुख्यमंत्री थे। तो जैन चौधरी को परिवार का आप मानते हैं? अरे भाई क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका नाम लेकर हम सब लोग राजनीति करते हैं, यहाँ चौधरी चरण सिंह के नाम से राजनीति शुरू होती है, उनके नाम से समाप्त होती है। जैन चौधरी से आज हम लोगों की बात हुई, वो ये बोले कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो कि अपना फैसला बदलूंगा। भाजपा जोड़ तोड़ की अब राजनीति कर रही है। हम बिल्कुल नहीं बदलवा रहे। किसने कहा हम बदलवा रहे हैं साहब फैसला? जो जाए वो वहां रहो। वो कहने की बात थी, कही जाती है कि गलत गठबंधन चुन दिया। गठबंधन दिल्ली और लखनऊ में है, जमीन पर गठबंधन नहीं है। किसान आंदोलन चला, आपको लगता नहीं है कि साल भर तक किसान आंदोलन चलता रहा और उसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जाट किसानों में देखने को मिल रही है? था, लेकिन जब वापस ले लिए और प्रधानमंत्री ने कहा भाई हम माफी चाहते हैं, हम नहीं समझा पाए आपको, तो उस दिन ये मुद्दा खत्म हो गया था। उससे पहले था प्रभाव। कल जो है आपके गृह जिले में अखिलेश यादव और जैन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत की सियासत करती है, हम भाईचारे की सियासत करेंगे और कल से उसका आगाज मुजफ्फरनगर से होगा।
अच्छी बात है, हम भी भाईचारे की सियासत करते हैं। अब अखिलेश यादव आए हैं तो गठबंधन के तय काम जरूर करें। 6250 युवाओं पर फर्जी मुकदमे लगाए थे, उनसे भी माफी मांग लें। तो दरवाजे सर अभी खुले रहेंगे जयंत चौधरी के लिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये निर्णय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे या सेंट्रल लीडरशिप लेंगी, ये निर्णय लेने का अधिकार लेकिन सर आपके सांसद प्रवेश वर्मा ट्वीट करके कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं और गलत घर चुन लिया। देखिए, उसका जवाब तो वही देंगे। मेरा अधिकार क्षेत्र वो नहीं है, वो निर्णय लेने का अधिकार मेरे बड़े नेताओं को। लेकिन सर कुछ खलबली जरूर है बीजेपी में, वरना आप 2.5 महीने से घूम रहे हैं और यहाँ पर लोगों से मिलजुल रहे हैं। अमित शाह डोर टू डोर कर रहे हैं, राजनाथ सिंह लगे हुए हैं आज गाजियाबाद में। तमाम सारे बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पूरे बड़े बड़े नेताओं को झोंक दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में। तो इसका मतलब आप हमारी बड़ाई कर रहे हो, हम काम ज्यादा करते हैं। सबको करना चाहिए जो राजनीति कर रहा है। जो दिल्ली लखनऊ बैठते हैं ना नेता, इन्हें हेलीकॉप्टर के बजाय कारों से वापस जाना चाहिए, मोटरसाइकिल पर जाना चाहिए, इन्हें भी जमीन देखनी चाहिए। ट्विटर के बजाय ग्राउंड पर आ जाओ, तो अच्छी बात है हमारी, अगर हम मेहनत कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सर। संजीव बालियान हैं जो कि कह रहे हैं कि बीते 2.5 महीनों से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है, इसके वजह से जो है वो बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक रही है। मेरठ के सरधना से सुदेश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। 9 बजे की खबरों में मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खतरे में आ गया है अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का नामांकन। दरअसल अब्दुल्ला आजम कुछ ही वक्त पहले जेल से छूटकर आए बेल पर और उसके बाद उन्होंने नामांकन भरा था। स्वार सीट से उन्होंने नामांकन भरा था। बताया जा रहा है कि कागजों में हेरफेर की वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। खतरे को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अब्दुल्ला आजम की मां ताजीन फतिमा को भी नामांकन भरवाया है। के हालात में बहुत कुछ लड़ना सिखा दिया है जी, बता दिया मैंने आपको, हालात में सिखा दिया है। बस जनता जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाए और लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी अदालत है। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। जो भी जुल्म हमारे साथ हुए, बस यही कह रही हूँ कि जो हमारे जो परिवार पर और बेगुनाहों पर जो मुकदमे लिखवाए गए हैं उनका फैसला तो न्यायालय में ही होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, किस तरह के हेरफेर की बात सामने आ रही है? देखिए, अभी इनका नामांकन रद्द नहीं हुआ है, लेकिन इसकी संभावना है। अब्दुल्ला आजम 2017 में भी स्वार सीट से जीते थे। उन पर बाद में आरोप लग गया कि इन्होंने अपनी उम्र जो है वो बढ़ा करके लिखा दी थी, लेकिन जबकि वो एलिजिबल नहीं थे चुनाव लड़ने को लेकर के। इसके बाद अब्दुल्ला आजम की जो विधानसभा की सदस्यता थी, जो उनकी विधायकी थी, उसको रद्द कर दिया गया था। तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि आजम खान भी 2 पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट और तमाम दस्तावेजों के मुकदमे उन पर हैं, जिसको लेकर के वो जेल में भी हैं। और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी लगभग काफी केसेस इसी तरीके के हैं। तो इस संभावना को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने काफी सेफ चलने की सोची है और उन्होंने अब्दुल्ला आजम की जो मां है ताजीन फातिमा, आजम खान की पत्नी, उनका भी नामांकन भरवा दिया है स्वार सीट से। अभी ताजीन फातिमा रामपुर शहर से विधायक हैं, जहां से इस बार आजम खान ने अपना नामांकन दाखिल कराया है जेल से। तो देखिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब कुछ दिन पहले जब अब्दुल्ला आजम रिहा होकर के आए थे, तो बीजेपी के जो वहां पर नेता थे और जो बीजेपी के जो वहां पर उम्मीदवार है, उनका कहना था कि उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं और उसके कागज लगा करके वो चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि अब्दुल्ला आजम की जो नामांकन है उसका वो पर्चा है खारिज कर दिया जाए। यही वजह है कि बीजेपी काफी फूक पर, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी काफी फूक कर कदम रख रही है और उन्होंने अंग्रेजी में कहते हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड, सुरक्षित रहने के लिए ताजीन फातिमा का भी नामांकन कराया है। अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हुए हैं, वो प्रचार भी कर रहे हैं, अपने पिता के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपने लिए भी प्रचार कर रहे हैं। रामपुर की 5 सीटें हैं, इस बार कह रहे हैं कि वो 5 सीटें जिता करके लाएंगे। आजम खान अब भी जेल में है, लगभग 24 महीने हो गए हैं। ताजीन फातिमा भी
जेल गई थी, जो उनकी मां है अब्दुल्ला आजम भी 23 महीने जेल में रहे थे। तो अब समाजवादी पार्टी के सामने की चुनौती है। यही वजह हमने देखा है कि कैराना सीट पर भी, जहां पर नाहिद हसन को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, अंजलि, नाहिद हसन जेल में है और वहां पर भी उनके नामांकन पर्चे को रद्द होने की संभावना को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उनकी बहन इकरा का भी नामांकन भरवा रखा है, ताकि अगर अब्दुल्ला आजम का नामांकन रद्द हो तो उनकी मां ताजीन फातिमा लड़ जाए और वहां पर नाहिद हसन का पर्चा खारिज हो तो वहां पर उनकी बहन इकरा लड़ जाए। तो ये एक तरह की इंजीनियरिंग है, एक तरीके का होमवर्क है समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने नियम के मुताबिक जो ताजीन फातिमा, अब्दुल्ला आजम और आजम खान, इन सबके केसेस जो है वो सार्वजनिक किए हैं, इनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है। जी शुक्रिया। इस पूरी जानकारी के साथ हमें ये पता चलता है कि बैकअप प्लान के साथ भी लड़ रही है समाजवादी पार्टी। और अब खबर पंजाब से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल पंजाब में एक वर्चुअल रैली की। हालांकि इस रैली में भी सिद्धू और चन्नी की खींचतान साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी के सामने ही नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारों में मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग की। सिद्धू ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि चेहरा कौन है। सिद्धू ने कहा कि मुझे निर्णय लेने की ताकत दे जानी चाहिए, चाहे कोई भी फैसला हो मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर, लेकिन सिर्फ देखने वाला घोड़ा मत बना दीजिएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अगर पंजाब चाहता है कि सीएम उम्मीदवार घोषित हो तो कार्यकर्ताओं से पूछकर फैसला लिया जाएगा। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जो व्यक्ति सही होगा वही पंजाब को आगे ले जाएगा और बाकी लोग मिलकर एक टीम की तरह लड़ाई करेंगे। और मैं छाती ठोक के कहना, ਅੱਜ पंजाब के लोग पूछते हैं कि भाई इस एजेंडे ਨੂੰ लागू कौन करू, बंदा ਕਿਹੜਾ देओगे, चेहरा ਕਿਹੜਾ देओगे, बोलो सही है कि नहीं है। ਅਸੀਂ सारे इकट्ठे हैं, ਅਸੀਂ टीआरपी ਲਈ नहीं लड़ रहे, अगली सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं महाराज। और अगली सरकार बनाने ਲਈ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਿਣਦੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਫ ਕਰ ਗਿਆ, लेकिन निर्णय ਲੈਣ ਦੀ ताकत दईओ, ਭਾਵੇਂ कोई निर्णय होए, बस दर्शनी घोड़ा ना बना दियो, बाकी सब ठीक है। बोले सो निहाल। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है, क्योंकि आमतौर से हम ये नहीं करते हैं, मगर अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और पंजाब चाहता है, तो फिर हम चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर। और जो सही व्यक्ति होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा और दूसरा व्यक्ति और दूसरे सब लोग मिलकर एक टीम जैसे लड़ाई लड़ेंगे। दूसरिया पार्टियां वाले तंज कसदे कि इन्हां दी बरात दा लाड़ा कोई नहीं, ना आपसी लड़ाई है। सिद्धू साहब उरे आके खड़ो जरा, आ लो, आओ आशु जी, आओ सारे जाने, आओ आशु जी, तुसी भाजपा यार एवं कोई कहे कि कोई लड़ाई है, कुर्बानी देवांगा हर हाल दे विच पंजाब दे लोकां दे बेहतरी वास्ते, एक अच्छी सरकार देने वास्ते मूहरे खड़ांगा, कांग्रेस पार्टी दे नाल चलांगा। राहुल गांधी जी, तुसी मैंने जो देता इस तो ज्यादा मैं क्या मंग सकदा है। मैनू मेरी जान भी पंजाब के लोगों वास्ते हाजिर है। रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के नतीजों में अनियमितता को लेकर छात्रों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। लेफ्ट के छात्र संगठन आयसा की ओर से बुलाए गए इस बंद को बिहार की विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी छात्रों के समर्थन में ट्वीट किया है। बंद को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। बिहार और रेलवे पुलिस ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। इस बीच पटना के मशहूर टीचर खान सर ने एक वीडियो जारी कर छात्रों से किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करने की भी अपील की है।
छात्रों के प्रदर्शन और हंगामे के बाद खान सर सहित कई कोचिंग क्लासेस संचालकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी। सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी रेलवे के स्टूडेंट है उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। आपकी सारी मांगों को रखा गया है, हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात की है, वो स्टूडेंट के मांग पे सहमत है और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म, ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए CBT 2 को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था और आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, रेलवे को अपनी बात क्यों माननी पड़ेगी। क्योंकि ये जो संशोधन और कमेटी बनाई गई है और ये जो डिसीजन लिया गया है कि 20 गुना रिजल्ट और CBT 2 ग्रुप डी से हटाया जाएगा, ये रेल मंत्री का डिसीजन है और इसमें PMO इन्वॉल्व है, न कि आरआरबी का। अगर आरआरबी का रहता तो आरआरबी मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर PMO का डेडलाइन है। PMO जिस डेट को दे दी उसको हर हाल में मानना है, इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी, भुगतेंगे स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते हैं। लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? रेलवे को इंटेलिजेंस मिला है, रेलवे इंटेलिजेंस वाले हमको कह रहे हैं कि गोरखपुर के कुछ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर के लड़के क्या अलग से हैं? आप कहीं के भी हो, बिहार, नवादा, नालंदा, कहीं के भी है, आप कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आपकी मांगों को माना जा चुका है। हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें PMO ने इस बात को माना है, न कि आरआरबी। आरआरबी अगर बोलती तो हम भी कहते कि हाँ आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए कल कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बंद नहीं। आप आराम से पढ़ाई कीजिएगा। पॉलिटिकल और भी कुछ बातों का कहेंगे। देखिए, और स्टूडेंट जो कोचिंग के पास आए हैं या जो कहना है भाई, देखिए स्टूडेंट आप सबने बहुत साथ दिया, हम लोगों ने भी आपका साथ दिया, आपने भी बहुत सारे टीचर्स का आप भी साथ दिया। आप सब लोग को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट से कहते हैं, देखिए जो भी लड़कों पे केस हुआ है अभी उसको हम लोग लीगल तौर पे देख रहे हैं कि उन स्टूडेंट के साथ क्या होगा। और जो हम लोग के ऊपर FIR हुई है उस पर खुद प्रशासन, DM और SP साहब जो भी पटना के हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हर टीचर को वो अपनी बातों को कहने देंगे। एक्चुअली उन लोगों ने गलत न्यूज देखा है जिस आधार पर उन्होंने बताया गया। बाद में अभी कोचिंग एसोसिएशन की पूरी टीम गई थी, उन्होंने लीगल दिखाया तो उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो हम बातों को समझेंगे। जब हम लोग वहां बातें करेंगे तो बताएंगे। आगे हम लोग पे क्या एक्शन लिया जाता है वो हम आपको बताएंगे। हम आपके साथ हैं, आप लोग हमेशा रहिए। आप लोग के देखिए हम आपकी हर बात को उठाते हैं, लेकिन अभी हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि 28 तारीख को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 28 तारीख को कुछ होगा तो फिर हमको जवाब देना ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी हर बातों को मान लिया गया। हाँ, हमारी गिरफ्तारी या किसी टीचर की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, FIR वापस होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें जब हम वहां बैठेंगे प्रशासन पे जो डिसीजन होगा हम आपको बता देंगे। वरना फर्जी न्यूज पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे। हम इसलिए फिर हर स्टूडेंट को हम हाथ जोड़ते हैं, बाबू हम ठीक हैं फिलहाल। अगर पुलिस कुछ भी कार्रवाई करती है हमारे ऊपर हम आपको बताएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन भी पढ़ी लिखी होती है। ऐसा नहीं है कि जो वहां पे बैठे हैं वो आपकी तरह स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, वो भी समझते हैं। उन लोग की जिम्मेदारी बताइए, पटना के DM और SP साहब की इसमें क्या गलती थी? लेकिन प्रेशर तो उनके पास है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, तो वो लोग भी इसको कर रहे हैं। उन लोग के पास जैसा डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। और हाँ, ये बात हम हमेशा कहते हैं कि जो रेलवे बोर्ड बनाया गया वो इलेक्शन से मोटिवेटेड नहीं है, ये PMO के इंटरफेयर के बाद इसे बनाया गया है। हम आप सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ खड़े हैं, हम आप सबको भी हम कहते हैं आप लोग को धन्यवाद। और प्रशासन को भी कहते हैं कि देखिए अगर हमारे नाम से कोई ID बनी है तो वो हमारी नहीं हो सकती। अगर कोई बराक ओबामा के नाम से ID बना के कुछ बनाता है तो उसमें बराक ओबामा को आप अरेस्ट या FIR नहीं कर सकते। तो आप पहले उसकी सत्यता की जांच कीजिए। रही बात खान सर का नाम क्यों आ जाता है, तो ये भैया एक बात बताओ कि विद्यार्थी का इशू रहेगा, टीचर का नाम नहीं आएगा।
हाँ, आप पूजा करिएगा और गणेश जी का नाम नहीं होगा, कोई भी पूजा करिएगा सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है। तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टूडेंट से पूछिएगा, उनके इशू में हम साथ रहते तो हमारे लिए खड़े रहेंगे वहां पर। तो इसलिए इसको भी समझिए वहां पे, और स्टूडेंट से भी कहते हैं देखिए हम आपकी बातों को ले, हम अपना सब कुछ दाव पे लगा दिए, लेकिन हमको इससे हम आखिरी सांस तक स्टूडेंट के लिए रहेंगे, हम बाजी लगा देंगे अपनी जान की जब जब बात आएगी हिंदुस्तान की। उधर पटना पुलिस और आरपीएफ ने आगजनी के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की है। खान कोचिंग सेंटर के संचालक फैसल खान पर मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के बाद मनीष कुमार ने खान सर की कोचिंग के बाहर से कुछ लड़कों से बातचीत की। पटना का ये मुसल्लापुर का इलाका है, यही खान सर का कोचिंग सेंटर है। खान सर अभी यहाँ पे नहीं है यहाँ पर, लेकिन कई सारे छात्र यहाँ पर जमा हुए हैं। यहाँ पर करीब 3 कोचिंग वाले और खान सर, इन सब के खिलाफ छात्रों को भड़काने का एक एफआईआर दर्ज हुआ है और कहा जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन कई सारे छात्र भी हैं। ये बताइए कि एक जो आरोप लगा है कि छात्रों को भड़काया गया, ये कितना हद तक सही है, और ये कोचिंग के मालिक हों या खान सर हों, इन लोगों ने भड़काया? सर पहले हम लोग इतना छोटा बच्चा है नहीं कि कोई हमें भड़का सकता है। हम लोग का एज 24 हो गया है, और खान सर कैसे भड़का सकते हैं? आरआरबी हम लोगों को भड़काया है। इतने साल से हम लोग इतने साल से एग्जाम का वेट कर रहे हैं। केस आरआरबी पे होना चाहिए, खान सर पे केस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2019 में फॉर्म आया है। हम लोग 6 महीने बाद हम लोग परीक्षा कराने के लिए भी ट्विटर पे कैंपेन चलाना पड़ता है कि परीक्षा कराओ। रिजल्ट देने के लिए भी ट्विटर पे कैंपेन चलाना पड़ता है कि रिजल्ट दो, और रिजल्ट में बोला गया कि 20 गुना रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें वाकई में 11 गुना रिजल्ट आया है। तो हम लोग का यही मांग था कि 20 गुना रिजल्ट दें, 20 गुना रिजल्ट दें, और बस यही बात था। कुछ उग्र प्रदर्शन हो गया। नहीं, आप लोगों का ये जो कहा जा रहा है कि आप लोगों को उकसाया गया, या जो आप लोगों का जो प्रदर्शन था वो जस्टिफाइड नहीं था। सबसे पहले तो हम लोग ग्रेजुएट छात्र हैं या हम लोग बच्चे नहीं हैं। बात रही उकसाने की, ये बेबुनियादी है। हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे पीछे कोई भी शिक्षक नहीं है। शिक्षक लोग का यही एक काम है, सिर्फ हम लोगों को सही और गलत बताते हैं। वही बात रही कि हम लोग कहीं ना कहीं, कोई भी छात्र कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़ता है, यदि उसके अनुसार ये बताया गया कि ये टीचर भड़का रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। और खान सर पे जो आरोप लगा है बिल्कुल बेबुनियादी है। ये अभी जो सरकार के अथी जो नियम बना है, मतलब कमेटी बना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना सुझाव अपने जो विभाग है या जो जोन है उसमें अपने मेल या कुछ द्वारा भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद वो फिर क्या निर्णय लेते हैं, फिर क्या वो सही लेते हैं नहीं लेते हैं, तक बाद फिर देखा जाएगा। हम लोग का आंदोलन तो अब स्थगित हो गया, ये कहना। देखिए क्या होता है, मतलब अब हम लोग का रिजल्ट हम लोग के फेवर में आए तो ठीक है, वरना हम लोग देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो कमेटी का गठन हुआ है तो हम लोग को विश्वास है कि वो अच्छा ही आएगा। अच्छा आएगा तो हम लोग वेट करते हैं। अभी से कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा जब तक कि उनका वो अथी नहीं आ जाए। हम लोग अभी हैं कि रेलवे बोर्ड में हम लोग से मांगा है कि क्या है, तो वो अपना पक्ष दो, तो हम लोग पक्ष दे रहे हैं। उसके बाद है कि 4 मार्च तक उनका टाइम है, तब तक हम 16 फरवरी तक तो स्टूडेंट का पक्ष मांगा गया, फिर हम लोग अपना पक्ष दे रहे हैं। फिर वो लोग का क्या आता है वो देखते हैं, वेट कर रहे हैं हम लोग जब तक देखते हैं क्या आ रहा है उधर से। जितना भी स्टूडेंट आया है रोड पे वो सब खुद के मर्जी से आया है, किसी का उग्र करने पे, किसी का भड़काने से कोई नहीं। 3 साल हो गया है तो आएगा नहीं लोग। इतना दिन से एग्जाम नहीं हो रहा था तो आना पड़ा। पहले 3 बार तो डिजिटल प्रोटेस्ट किया गया था, चेतावनी दिया गया था आरआरबी, तब जाकर फिजिकल प्रोटेस्ट किए थे सब लोग। किस तरीके का इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सर? इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो सबके साथ है सर। यहाँ पे सर कोई भी वैकेंसी है सर, कम से कम 3 से 4 साल 5 साल खींच के ले जा रहा है, जो कि बहुत दिक्कत है सर। मोदी जी बोलते थे कि 1 नेशन 1 कार्ड, ऐसा बोले थे भी, वो इंटरव्यू में भी कई बार बोले हैं कि एक ही एग्जाम होना चाहिए और